सर्वेभ्यो नमः। आप लोगों तक मेरी ध्वनि पहुंच रही होगी निश्चित ही। मुझे एक बार कमेंट करके बताइए। महत्वपूर्ण कक्षा हमारी आज होगी और कुछ ऐसे विषय हैं जिनसे सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। उनको अगर हम लोग ठीक से देख लें तो लाभ होगा। देखो, मैं आपको बताता हूँ, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण वाला विषय हम अभी अगले 2-3 दिन 4 दिन में पढ़ना है हमें। आज दिनांक है 8 और अभी हमारे पास जो है इस सप्ताह 8, 9, 10 कक्षा होगी, फिर 12, 13, 14 तो होगी। खैर मतलब 11 कक्षा नहीं होगी रविवार को, तो 8, 9, 10 3 दिन में प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला विषय हमारा यहाँ तक का विषय समाप्त हो जाए। लगभग लगभग बहुत प्रयास करेंगे हम लोग, इतना विषय हम 3 दिन में पढ़ पाएँ। फिर अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार में आप लोगों को काफ़ी सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। देखो विद्यार्थियों, साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश जो है, इससे जो पूछा जाता है वो विषय है हमारा काव्य की परिभाषा। यहाँ भी है और काव्य का लक्षण यहाँ क्या है ये भी है। काव्य प्रकाश में भी है, साहित्य दर्पण में भी है। मैं पहले आप लोगों को काव्य प्रकाश पढ़ा रहा हूँ। काव्य प्रकाश में काव्य का लक्षण, प्रयोजन, काव्य के हेतु, भेद, शब्द शक्ति, आज का हमारा इतना विषय है। अन्विताभिधानवाद और अभिधान्वयवाद दोनों, यहाँ तक का विषय आज हमारा जो है आज की कक्षा का विषय है। और इसको समझ करके हमें लगभग लगभग साहित्य दर्पण में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों को जो है वो काव्य प्रकाश को सीधा सीधा सा जब हम लोग देखते हैं, यहाँ से हमारी बात शुरू होती है। काव्य के प्रयोजन क्या हैं? काव्य का लक्षण करने से पहले काव्य के प्रयोजन जो हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। और इससे सीधा प्रश्न कैसे बनता है उस पर बात करेंगे हम लोग सीधा सीधा। पहले तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें काव्य के प्रयोजन याद हैं? मुझे एक बार आप कमेंट करके बताना, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें ये प्रयोजन याद हैं? काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये शिव इतर क्षतये सद्यः परिनिर्वृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। ये लक्षण जो हैं वो कितने लोगों को याद हैं? बताइएगा मुझे एक बार आप। तो ये जो है यहाँ से एक पहला बात हुई है कि यश से और अर्थकृते काव्य जो है वो यश के लिए जो है वो किया जाता है। जैसे कालिदास आदि नाम एवं यशः। एक सेकंड, इन्होंने दिया हुआ होगा, कोई नहीं, नहीं भी दिया हुआ तो भी चलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, काव्य यश के लिए किया जाता है। जैसे कालिदास आदि को काव्य करके यश मिला है। थोड़ा सा आप लोगों को ना ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कक्षा में मुझे बताते चलना है कि जो विषय नहीं आता है या आता है, ये क्या आता है, कितना आता है, ये मुझे पता रहेगा तो आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो काव्य यश के लिए किया जाता है। काव्य में प्रयोजन जो है वो काव्य यश के लिए किया जाता है। कालिदास आदि ने काव्य लिखा, यश के लिए लिखा। अर्थकृते, अर्थ के लिए। ऐसा कहा जाता है, मम्मट ने ये लिखा है कि धावक आदि नाम इव धनम। जैसे धावक नाम का जो कवि है उसने हर्ष को, हर्षवर्धन को अपनी रत्नावली दे दी थी और उसके बदले में धन ले लिया था, तो अर्थ के लिए। तो एक ये उदाहरण देते हैं। व्यवहार विदे, व्यवहार के ज्ञान के लिए। राम आदि के समान व्यवहार करना चाहिए, न रावणादिवत। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम आदि के समान व्यवहार करना चाहिए, रावण आदि के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा कैसे कैसे पता लगा? ऐसे पता लगता है हमें रामायण को पढ़ करके। तो व्यवहार का ज्ञान भी हो जाता है। शिव, इतर और क्षति, 3 शब्द हैं। शिव मैंने कल्याण, इतर मैंने कल्याण का, कल्याण से अलग क्या हुआ? अकल्याण, अर्थात आपका कुछ भी अनिष्ट हो रहा हो उसकी क्षति के लिए भी काव्य लिखते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे कि सूर्य शतकम लिखा, मयूर भट्ट ने जो है वो सूर्य शतकम लिखा। ये आप लोगों को सबको उदाहरण अभी पढ़ाया भी था मैंने। तो अकल्याण की निवृत्ति के लिए भी काव्य किया जाता है। और सद्यः परिनिर्वृत्तये, सद्यः तुरंत ही परिनिवृत्ति के लिए, तुरंत ही जो है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए जो है वो काव्य किया जाता है। आप लोगों को जैसे ही काव्य पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं तो अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती ही है। और ये जो है सबसे मुख्य प्रयोजन है, सकल प्रयोजन मौलीभूतम। ये जो कहा गया है काव्य के विषय में, सारे प्रयोजनों में जो है, एक प्रयोजन यश है, दूसरा अर्थ ज्ञान है, अर्थ की प्राप्ति है, तीसरा व्यवहार ज्ञान है, चौथा जो है वो अकल्याण की निवृत्ति है, पांचवा जो है वो
परमानंद की प्राप्ति है, परमानंद की प्राप्ति काव्य को पढ़ते ही होती है। और कांता सम्मिततया उपदेश युजे, उपदेश से जुड़ने के लिए भी है। और उपदेश भी कैसा, कांता सम्मितता, कांता की सम्मितता, कांता की तरह से, कांता की तरह से प्रेम से, जैसे पत्नी अपने प्रिय को, है ना, प्रिया अपने प्रिय को जो है, पत्नी अपने पति को बहुत प्रेम से समझा करके अपनी बात मनवा लेती है, इसी तरह से काव्य भी जो है, आपको पता भी नहीं चलता काव्य की बात आपके अंदर कब में को प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए काव्य किया जाता है। ये 6 प्रयोजन जो है वो यहाँ से, बस इतना लक्षण याद होने से पर्याप्त हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि इनमें सकल प्रयोजन मौलीभूतम क्या है। सारे के सारे प्रयोजनों में जो मौलीभूत है, सबसे मुख्य जो है वो कौन सा है, सद्यः पर निवृत्ति। ठीक है, बाकी तो आप लोगों को जो है वो सामान्य रूप से है, और पीडीएफ को पढ़ोगे बाकी तो चीजें एक बार जरूर नजरें जो है इस पर निकाल लेना। व्यवहार के ज्ञान के लिए जो है रावणादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, और अकल्याण के लिए मयूर भट्ट ने जो सूर्य शतकम लिखा था वो है ही। सद्यः परिनिवृत्त ये जो है इसकी एक वो भी दिया हुआ है, सकल प्रयोजन मौलीभूत इसको कहा जाता है। पेपर के बहुत सीधे सीधे से प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो ये हो गया है हमारा। और इसके बाद आप लोगों को 3 प्रकार की उपदेश शैली होती है, तो इनमें से एक प्रश्न बनता है क्या, तो देखो यहां से ना 3 प्रकार का उपदेश शैली क्या है। एक है प्रभु सम्मित उपदेश शैली, दूसरा है सुहृत सम्मित, और तीसरी है कांता सम्मित। इससे प्रश्न क्या बनते हैं, जो वेदादि शास्त्र हैं उनमें वेदादि शास्त्रों की शब्द प्रधान शैली होती है। तो जो शब्द प्रधान होती है वो प्रभु सम्मित है, शब्द प्रधान प्रभु सम्मित। जैसे स्वामी जो है ना वो अपनी बात कहेगा, आज इतना काम हो जाना चाहिए। मालिक जो है जैसे कोई काम कहता है वो ये थोड़ी कहता है कि भाई देख लेना, मर्जी है कर लेना, प्लीज कर लेना, ऐसे थोड़ी बोलता है कोई मालिक। मालिक बोलता है आज ये काम हो जाना चाहिए क्योंकि उसे तनख्वाह देनी है। तो वेद भी ऐसे ही कहते हैं कि कभी भी जो है तुम्हें किसी प्राणी पर ये नहीं करना चाहिए, ये करोगे तो तुम्हें पाप का भुगतान करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो है वेदों की शास्त्रों की जो शैली है, वेदों की जो शैली है वो शब्द प्रधान है और प्रभु सम्मित है। दूसरी जो है अर्थ प्रधान, राजाओं की जो होती है वो नहीं, वेदादि शास्त्र जो है राजाज्ञाओं की तरह शब्द प्रधान होते हैं जिनका अक्षरशः पालन करना पड़ता है। और दूसरी शैली इतिहास पुराण आदि की है, इनमें जो है शब्दों की प्रधानता उतनी नहीं होती पर अर्थ पर ज्यादा बल दिया जाता है। तो जैसे मित्र जो है ना, मित्र तुम्हें बहुत ज्यादा औपचारिकता से बात नहीं करेगा तुमसे, और उसकी बातों में जो है वो अर्थ प्रधान होता है। तो इसी तरह से जो है वो ये जो होती है अर्थ प्रधान होती है। दूसरी सुहृत सम्मित, तीसरी होती है रस प्रधान कांता सम्मित। पेपर का प्रश्न बनाए विद्यार्थी, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना। छोटा सा विषय है लेकिन प्रश्न बनता है यहाँ से, स्पष्ट होगा आप लोगों को मेरी दृष्टि में। तो ये जो है कांता सम्मित क्यों कहा, क्योंकि जैसे कांता अपनी रस के प्रवणता से, अपने रस के माध्यम से जो है वो श्रृंगार रस के माध्यम से अपने प्रिय पर अपनी बात मनवा लेती है, इसी तरह से काव्य भी रस के प्रवाह से अपनी बात आप लोगों से मनवा लेता है। इस तरह से जो है आप लोगों को ये हुआ। चलिए एक पर एक आप लोगों को ये हुआ। काव्य हेतु क्या होता है, काव्य हेतु को लेकर के शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतु तदुद्भवे। कितने लोग हैं आप में से ऐसे जो अभी जिन्हें हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है या फिर पीजीटी का एग्जाम देना है, क्योंकि सेम सिलेबस है दोनों का। जिनको हरियाणा में एग्जाम देना है, मैं भविष्यवाणी आज ही कर दे रहा हूं आप लोगों को, आज की कक्षा से सीधा प्रश्न आएगा सब्जेक्टिव एग्जाम में भी और स्क्रीनिंग टेस्ट में भी, जो आज की कक्षा है। और कैसे लिखना है ये लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। उस पर जब सब्जेक्टिव आएगा तब चर्चा करेंगे। तो जो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर वाले लोग, क्योंकि मैं एक ही बैच है ये, हरियाणा वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है, पीजीटी का एग्जाम देना है, तो सेम बैच है। तो उनको जो है मुझे बताओ फटाफट से कमेंट करके आप में से कौन कौन है यहाँ पर, क्योंकि काफी सारे लोग जुड़े तो हैं पर क्लास कब लेते हैं नहीं पता मुझे। यहां से जो है वो काव्य की उत्पत्ति में यहां से एक बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, और मैं अभी बताता हूं। मुझे बताना है कितने लोगों को नया पता लगा है और कितने लोगों को पता था। क्या प्रश्न बनता है, तो कह रहे हैं शक्ति लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् निपुणता और काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास। 3 बातें दी हैं। रजनी कालरा को देना है, पल्लवी जी को पीजीटी देना है,
तो बस ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है वो इनको ज्यादा से ज्यादा स्मरण करना पड़ेगा आप लोगों को। भाई एक काम करना, आप सब लोगों से एक बात बता रहा हूं अभी। अ, हरियाणा में ना उसका एग्जाम होगा, अभी एच टेट का एग्जाम होगा, सारे के सारे लोगों को देना है एक तरफा। हरियाणा में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली, हालांकि 12 हैं कुल, बहुत ही कम है। लेकिन पीजीटी की ठीक है, 69 वैकेंसी हैं। और इसके बाद एक वैकेंसी और आनी है, अगर सरकार जो है वो अ, जो भी हो पता नहीं क्या रहेगा, लेकिन एक वैकेंसी और आनी है। एच टेट का पेपर सबको देना है। वहाँ हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो वही है जो सामान्य योग्यता है, सब जगह होती है, लेकिन पीजीटी बनने के लिए आपको मास्टर्स, बीएड और तीसरे नंबर पर आप लोगों को एच टेट क्वालिफाई होना चाहिए। हरियाणा का जो टेट का पेपर होता है ना, आप लोग दोगे ना, फ्यूज उड़ जाएंगे दिमाग के। किसी ने कितनी बढ़िया तैयारी कर रखी हो यूजीसी नेट की, और पेपर में प्रश्न बनाने का जो एंगल है ना, मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है हरियाणा टेट का, एच टेट का। तो कुछ लोग देखना अभी, मैं बल्कि डलवा देता हूँ, मैं वो सब टाइप वाइप हुआ रखा है, पर उसमें थोड़ा सा करेक्शन मुझे करना है, आंसर लिखने हैं बैठ करके। आप लोगों को ना प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा अभी एक बार। ठीक है, तो एच टेट के पेपर मेरे पास हैं, 60 प्रश्न एक पेपर में होते हैं। और 2023 तक के पेपर हमने सब टाइप करा लिए हैं। 2018 से लेकर के 18, 19, 20, 21, 22, दूनी मतलब 5 दूनी 10, 11 12 पेपर हैं, तो उनको देना आप लोग। मतलब बुद्धि चकरा जाएगी कि ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यही पता होना चाहिए कि प्रश्न किस एंगल से बनता है। आगे आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम देने हैं ना, तो अभी से ये सब पूरी डायरेक्शन बना के चलना। और अभी एक चीज़ और ध्यान रखना भाई विद्यार्थियों, आप लोग ये मत सोच लेना कि भाई यूजीसी नेट हो गया तो बस अब गंगा नहा लिए। यूजीसी नेट शुरू होने से तो आप मैदान में उतरते हैं, फिर तैयारी शुरू होती है दोबारा से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। तो अभी आप लोगों को 1 साल का बैच इसीलिए दिया है कि 1 साल आप लोग मेरे साथ, यही जैसे मुझे रात दिन परिश्रम करना होता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूं, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए परिश्रम करना है। और ये जो हरियाणा वाले लोग हैं, इनको पूरी तरह से ये लक्षण याद होना चाहिए, ताकि जब हमें आवश्यकता पड़े आप लोग लिख पाओ। मूल लिखने से काम बनेगा। शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र, शक्ति, शक्ति जो है कवित्व, शक्ति क्या है, कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है, जो कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है उसे शक्ति कहते हैं। याम विना काव्यम न प्रसरेत प्रसृतम व उपहसनीयम स्यात्, जिसके बिना काव्य बनता भी नहीं है। और अगर आपके अंदर परमात्मा की दी हुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम लोग काव्य लिखे जबरदस्ती, जैसा कि कवि लिखते ही हैं, है ना। आप लोगों को जो है देखने को मिलता है कपिल शर्मा के शो में या कहीं भी उल्टा सीधा जो है वो। तो यहाँ जो है वो शक्ति किसे कहते हैं, यही शक्ति है कि ईश्वर प्रदत्त जो शक्ति रहती है, कवित्व का बीजभूत संस्कार आप लोगों के हृदय में रहे, वो शक्ति है। निपुणता, निपुणता काव्य की उत्पत्ति में, काव्य को करने में जो दूसरा हेतु है, दूसरा हेतु नहीं है, ये सब मिला के एक हेतु बनेगा, लेकिन अभी यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर दिया हुआ है वो निपुणता। निपुणता कैसे निपुणता, काव्य को करने के लिए निपुणता होनी चाहिए। कैसी निपुणता, लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्, लोक शास्त्र और काव्य आदि का अवेक्षण करने से, देखने से जो निपुणता आती है वो निपुणता। आप लोगों को जो है लोक को देख करके, शास्त्रों को देख करके, और जो अलग अलग बहुत कवियों ने काव्य लिखे हैं उन काव्य आदि, इन सब को देखने से जो काव्य करने की निपुणता आती है। ईश्वर ने शक्ति दी है, लेकिन यही नहीं पता है कि किसके साथ क्या जोड़ना है। यही नहीं पता है कि अगर अश्रु के वर्णन कर रहे हैं तो अश्रु के क्या लक्षण होते हैं, या फिर संध्या का वर्णन कर रहे हैं तो संध्या काल में जो है वो सूर्य लाल रंग का है कि नीले रंग का है, ये सब नहीं पता है। तो फिर काव्य में जो है वो आप लोगों का लिखोगे बढ़िया करके, परंतु गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए निपुणता आनी चाहिए। तीसरा है अभ्यास। अभ्यास कैसा, काव्यज्ञ शिक्षया, जो काव्यज्ञ लोग हैं, काव्य को जानने वाले लोग हैं, उनकी शिक्षा से, उनके पास बैठ करके शिक्षा से अभ्यास करना। इति हेतु, तीनों मिलकर के जो है वो एक हेतु बनता है। तीनों एक साथ मिलकर के होंगे तो ये जो है वो आप लोगों को इस काव्य की उत्पत्ति में कारण बनता है, हेतु बनता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ विद्यार्थियों, यहां ना दो न्याय हैं। यहां ये जो काव्य के हेतु हैं, किस न्याय से ये हेतु हैं। एक तो जो है जो न्याय दिया हुआ है, देखो नीचे आप लोगों को, चलोगे आगे,
पिछली बार हमने न्याय वाला पॉइंट जो है वो नहीं पढ़ाया था, मैं इसलिए इस पीडीएफ से पढ़ाता हूँ। तृणारणी मणि न्याय। तृण, एक है तृण अरणी मणि न्याय, तृण अरणी मणि न्याय, और दूसरा जो है दंड चक्रादि न्याय है। तो मुझे आप में से बताओ कि किसको पता है कि ये किस न्याय से ये तीनों मिलकर के हेतु हैं। तृण अरणी मणि न्याय और दंड चक्र न्याय, किस न्याय से ये काव्य के हेतु हैं। न्याय क्या होते हैं मैं बताता हूं अभी आप लोगों को। तृण अरणी और मणि न्याय, ये क्या हुआ भाई। दूसरा जो है वो कौन सा न्याय होगा, दंड चक्रादि न्याय। जैसे अग्नि जलानी हो, अग्नि जलाने के कारण है, अग्नि को कैसे उत्पन्न कर सकते हो आप लोग। आप लोग तिनके से अग्नि को उत्पन्न कर सकते हो, थोड़े से तिनके हैं उसमें माचिस की तिल्ली लगाई, उन तिनकों से जो है कहीं अग्नि उत्पन्न कर सकते हो आप लोग। दूसरा क्या है, अरणिया, दो अरणी को ऐसे 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 रगड़ोगे, उनसे अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। कोई मणि है विशेष, उस मणि को एकाग्र करोगे कहीं, वहां अग्नि जल जाएगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया नहीं है कि ये किससे है, और अगर आप लोगों को किसी के बारे में नहीं पता तो बहुत अच्छा उत्तर ये होता है विद्यार्थियों, देखो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। पता है तो, नहीं पता है तो, प्रश्न बनते हैं। और नहीं पता है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जानना कि मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो बताओ फटाफट से, पता है या नहीं पता है। दंड चक्र न्याय क्या होता है। घड़ा बनते हुए देखा है आप लोगों ने। घड़ा बनने के जो कारण होते हैं उसमें आपको डंडा भी कारण है ना, घड़ा भी मिट्टी भी कारण है, चक्र भी कारण है, और वो जो घड़ा बनाने वाला कुंभकार है वो भी कारण है। तो ये जो तीन दो न्याय हैं, तृण अरणी मणि न्याय और दंड चक्रादि न्याय जो है, इन दोनों न्याय से प्रश्न ये पूछा जा चुका है पहले भी। यूजीसी नेट में तो मैंने शायद नहीं देखा, पर असिस्टेंट प्रोफेसर के किसी एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। क्योंकि ये किस असिस्टेंट प्रोफेसर को जब पढ़ाना होता है तो उसे पता होना चाहिए ये वाला विषय। नहीं पता ना, चलो अच्छा है, नहीं पता तो देखो। अब आपसे खुद, आप खुद आंसर कर दोगे। घड़ा बनाने में जो है वो तीनों, आप घड़ा बनाना है, क्या डंडे से घड़ा बन जाएगा, क्या केवल दंड से घड़ा बन जाएगा, क्या केवल चक्र से घड़ा बन जाएगा, क्या केवल कुंभकार जो है उससे घड़ा बन जाएगा। आपका सबका उत्तर क्या होगा, नहीं। मतलब घड़ा बनाने के लिए जो है वो घड़ा बनाने वाला कुंभकार भी चाहिए, चक्र भी चाहिए, डंडा भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, सबके मिलने से घड़ा बना। लेकिन अग्नि उत्पन्न करने में क्या केवल तृण से अग्नि उत्पन्न हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी जी। क्या केवल अरणी से, तीनों में से जो चाहे चुन लो। आपको घड़ा बनाना है तो इनमें से कोई एक नहीं चुन सकते कि डंडा चुन लो, चक्र चुन लो। लेकिन अग्नि जलाने में आप लोगों को जो है तृण चुन लो, अरणी चुन लो, मणि चुन लो, कुछ भी चुन लो, एक से काम हो जाएगा। तो ये भी हेतु हैं, ये भी हेतु हैं। तो जिस तरह से अग्नि जलाने के लिए तीनों की सम्मिलित रूप से आवश्यकता नहीं है, किसी एक के ले लो उससे काम चल जाता है। और इसी तरह से जो है दंड चक्रादि न्याय क्या कहता है कि भाई दंड और चक्र मिलकर के जो है वो सब मिलकर के, जिससे जो है वो सब मिलकर के घड़ा बनाएंगे। इसी तरह से जो है वो काव्य हेतु भी दंड चक्रादि न्याय से ये सम्मिलित रूप में हेतु हैं। आप केवल शक्ति से काव्य नहीं कर सकते, केवल निपुणता से काव्य नहीं कर सकते, आप केवल काव्यज्ञों के पास बैठ करके अभ्यास करने से जो है वो नहीं काव्य कर सकते। इसी तरह से जो है वो दंड चक्रादि न्याय से ये तीनों मिलकर के हेतु बनते हैं, एक कारण बनते हैं। तद उद्भवे तस्य तस्य कस्य तस्य काव्यस्य उद्भवे इति हेतु, इति एकः सम्मिल्य, है ना, एतानि त्रीणि सम्मिल्य हेतु। चलो, ये विषय हमारा पूरा हुआ। मुख्य बात ये समझ में आना, और बाकी आप लोग जो है एक बार पढ़िएगा जरूर इसको। ये पीडीएफ अच्छी है, पढ़िएगा, पढ़ करके लाभ होगा आप लोगों को। काव्य लक्षण क्या है, तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। वैसे तो मैं इसको और थोड़ा सा धीरे पढ़ा सकता था आप लोगों को, पर मैं ये मान करके चल रहा हूँ आप में से काफी सारे लोगों ने काव्य प्रकाश अपने मास्टर्स में पढ़ा होगा, और काम की बात तो पेपर की दृष्टि से हो ही जाएगी।
बाकी आप लोगों को जो है यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न हम देखते हुए चल ही रहे हैं, कुछ ऐसा होगा तो आप लोगों को प्रश्नों के माध्यम से भी कराएंगे। चलो, कैसा लगा जान करके? ये न्याय जितने बढ़िया होते हैं ना। अच्छा, एक काम करना, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है, यूजीसी नेट का भी एग्जाम देना है, और पीजीटी हरियाणा में भी देना है, कहीं भी कोई भी एग्जाम देना है, कॉपी पर एक पेज बनाओ एक जगह। जैसे कि आपको ना, मैं टीजीटी वालों का मैंने एक पेज बनवाया हुआ है धातु रूप का, धातु, मूल धातुओं का एक पेज बनवाया हुआ है कि तुम्हें जिस दिन जो धातु पता लगे वहां लिखो। ऐसे ही तुम अपनी ना कॉपी, जिस कॉपी पर तुम अपनी तैयारी कर रहे हो, उस कॉपी पर ऐसे करके जो है एक जगह केवल पेज बनाओ। मतलब एक पेज पूरा केवल यहां ऊपर लिखो न्याय, तो दंड चक्रादि न्याय जो है ऐसे लिखो, तृण अरणि मणि न्याय। बाकी समझ में आ ही गया है, और उसका उदाहरण सामने लिख लो। तो उसका ये लाभ होगा आप लोगों को कि जब कभी वो पेज खुलेगा, आपकी स्मृतियां इस तरह से होंगी, और वो पेपर में प्रश्न आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। और ये ना लाभ होता है जब इंटरव्यू देते हैं, जब कभी इंटरव्यू देते हैं तब भी, या फिर जो है वो आप लोगों को कभी कोई लिखना हो, जैसे अभी हरियाणा में पीजीटी का एग्जाम हो रहा है लिखने वाला, तो इसमें भी काम आएगा आप लोगों को। देखो अभी ना थोड़ा सा ये ट्रेंड अब बदल भी रहा है। क्या ट्रेंड बदल रहा है? असिस्टेंट, जैसे अभी हरियाणा में जो ये लिखने वाला ट्रेंड आया है, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, फिर रिटर्न का एग्जाम होगा, जैसे यूजीसी नेट 2010 में होता था। 2009-10 का यूजीसी नेट का पेपर उठा करके देखोगे, सेकंड फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर होता था, 60 प्रश्न आते थे, कोई 50 करने होते थे। और सेकंड पेपर जो होता था वो ऑब्जेक्टिव होता था 50 प्रश्नों का, और थर्ड पेपर होता था लिखने वाला। लिखने वाले में आपको कुछ प्रश्न दिए जाते थे, तो उनमें से कुछ प्रश्न आपको लिखने होते थे। इसी तरह से जो है वो पीजीटी का और हरियाणा का एक बार ये बन गया है, अब ये लगातार चलेगा जब भी हरियाणा में वैकेंसी आएगी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जो बना है, जीआईसी, जीआईसी में जो प्रवक्ता के लिए परीक्षा हुई थी, उसमें दो चरण में हुआ था, एक प्री एक मेंस। प्री में यही स्क्रीनिंग का एग्जाम जैसे होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद फिर मेंस जब होता है तो उसमें रिटर्न एग्जाम होता है वहाँ हरियाणा यूपी में। और यूपी पीसीएस के पेपर भी इसी तरह। आप लोग अगर किसी को पीसीएस की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, उसमें भी ये लिखने वाला ही काम काम आता है। धीरे धीरे असिस्टेंट प्रोफेसर अब इस तरफ बढ़ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन जो है वो इस तरफ बढ़ रही है कि वहां रिटर्न का जरूर कराया जाए एक अध्यापक से। उत्तर प्रदेश और हरियाणा दो एग्जाम आप लोगों के लिए ऐसे हो गए हैं जहां रिटर्न अनिवार्य हो गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी वहां क्या नियम दोबारा बन रहे हैं उसका नहीं पता लगा मुझे, लेकिन टीजीटी और पीजीटी अब उत्तर प्रदेश में सेकंड पार्ट जो है वो रिटर्न होगा। उदाहरण लिख लो आप लोगों को जो है, तृण अरणि मणि न्याय तो समझ हो ही गया है। तृण अरणि मणि न्याय से आप लोग देख लो, अग्नि उदाहरण हो गया है ना। अग्नि जो है वो तिनके से भी, अरणि से भी, मणि से भी जलती है। इसमें आप लोगों को जो है वो कुंभ उदाहरण हो गया है, घड़ा उदाहरण हो गया है, और घड़े की तरह से जो है वो काव्य हेतु उदाहरण हो गया है इसका एक और। चलो, अब काव्य का वो क्या है। देखो एक बहुत बढ़िया बात है यहाँ लिखी हुई, वाग देवता अवतार। कौन कौन है क्लास में मुझे कमेंट करके बताना। वाग देवता अवतार उपाधि है मम्मट की। इस पीडीएफ से मुझे इसलिए बहुत प्यार है, ये जो इग्नू का कंटेंट है, तो यहाँ जो है वो अ, वाग देवता अवतार जो है मम्मट की उपाधि, और ये छोटे छोटे प्रश्न कभी ऐसे आ जाते हैं जो नहीं पता होते हैं। मम्मट ने लक्षण क्या किया काव्य का? तत्, तत्किम तत्काव्यम। वो काव्य जो होता है वो क्या होता है? शब्दार्थ, वो शब्दार्थ काव्य होता है। शब्द और अर्थ मिलकर के एक साथ दोनों काव्य बनते हैं। और काव्य जो है कैसे शब्दार्थ काव्य बनते हैं? अदोषौ, दोष रहित शब्दार्थ काव्य बनते हैं। सगुणौ, गुण युक्त और अनलंकृति पुनः क्वापी। कभी कभी अगर उसमें अलंकार भी नहीं हो ठीक से, ये जो है वो आप लोगों को काव्य बनता है। अभी जो जून में पेपर हुआ था उसमें यहां से प्रश्न आया हुआ था, अनलंकृति पुनः क्वापी। अनलंकृति जो है यहाँ इसमें कौन सा लिंग क्या है? अनलंकृति शब्द का लिंग क्या है? अब अनलंकृति शब्द जो है, देखो इन्होंने इन्होंने भी दिया होगा यहाँ पर, पुल्लिंग शब्द है ये।
अभी जो जून में प्रश्न आया था वो अनलंकृति में पूछा था कि अनलंकृति शब्द जो है वो कैसा है, तो इसका लिंग परिवर्तन हो जाता है। ये वैयाकरण जो होते हैं, हाँ इग्नू की पुस्तक है ये वाली। तो ये जो काव्य है ये अदोषौ का शब्दार्थ काव्य होता है। एक तो दोष नहीं, उसमें दोष रहित होना चाहिए। अदोषौ का मतलब क्या है, इस पर और आगे चल के चर्चा करेंगे, अभी तो यहां से सिर्फ इतना विशेषण देख लो। और सगुणों गुणयुक्त तो होना चाहिए। वो गुण क्या है, दोष क्या है, इनकी चर्चा हमें करनी है आगे। कल की कक्षा की हमारी जो है वो गुण और दोष पर ही चर्चा होगी कल की कक्षा में। अनलंकृति पुनः क्वापि, कभी अलंकार उसमें ना हो तो भी वो काव्य कहलाता है। जैसे कि नीचे इन्होंने उदाहरण दिया है, अनलंकृति पुनः क्वापि का उदाहरण दिया है कि शब्दार्थ जो है, शब्द और अर्थ दोनों अगर उनमें कभी कभी काव्य नहीं है, अलंकार नहीं है। यह कौमार हरः स एव हि वरः ता एव चैत्र क्षपाः ते चोन्मीलित मालती सुरभयः प्रौढ़ाः कदम्बा नीलाः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोध सिवेत सी तरुतले चेतः समुत्कंठते। है ना, एक नायिका है जो ये कह रही है कि यह कौमार हरः, जो मेरे कौमार्य का हरण करने वाला है, स एव ही वरः, वही वर है ना, जिसने मेरे कौमार्य का हरण किया था वही मेरा वर है। ता एव चैत्र क्षपा, और वही चैत्र की क्षपाएं हैं, रात्रियां हैं। और ते चोन्मीलित मालती सुरभय, वो उन्मिलित है ना, बड़ी सुगंधित मालती की वो बड़ी बिखरी हुई सी जो है वो मालती की सुगंध है। प्रौढ़ा कदम्बा नीलाह, बहुत जो प्रौढ़ कदम्ब में कदम्ब की जो हवाएं बह रही हैं वही सब कुछ है। सा चैवास्मि, वही मैं हूं, तथापि फिर भी सूरत व्यापार लीला विधौ, सूरत व्यापार की लीला की विधि में जो है वो रेवा रोधसी वेतसी तरुतले, इस बेत के वृक्ष के नीचे जो है चेतः समुत्कंठित, मेरा चित्त जो है वो उत्कंठित हो रहा है। काम क्रीड़ाओं के लिए पुनः पुनः चित्त उत्कंठित हो रहा है। कोई अलंकार नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये काव्य है। कुल मिलाकर के आप लोगों को यहाँ से वो हुआ है। बस अनलंकृति पद का जो है वो उदाहरण है ये वाला। इस श्लोक पर विशेष चर्चा करेंगे जब हम साहित्य दर्पण को पढ़ाएंगे। मैं पहले काव्य प्रकाश को इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि साहित्य दर्पण में इसमें जो आई हुई बातें हैं ना, उनका खूब लड़ाई झगड़ा साहित्य दर्पण में हुआ है, तो लड़ाई झगड़े में ज्यादा बातें निकल करके आती हैं। अच्छा, तूने फला दिन जो है मेरे टिफिन से 1 चम्मच खाया था, मैंने तुझे कुछ भी नहीं कहा था। अच्छा, तूने जो है 2 साल पहले 25 पैसे मेरे से उधार लिए थे, अब तक लौटाए नहीं है। लड़ाई झगड़े में सब एकदम छीछा लेदर होती है ना, सब निकल के आता है। इसी तरह से जो है वो इनके सब बातों को जो यहाँ रह गई हैं, जो यहाँ बहुत साधारण बात है, वो फिर जब इनसे विश्वनाथ लड़ाई करेंगे फिर सब बातें इनकी खोल खोल करके लेकर के आएंगे। तुमने कह दिया इसमें अलंकार नहीं है, अलंकार तो है ना। दोस्ती में तो एक दूसरे की बात सब मानते हैं, पर लड़ाई में थोड़ी मानते हैं। तो वो मम्मट से खूब लड़ाई करते हैं विश्वनाथ, और वो लड़ाई आप लोगों को वहीं दिखाएंगे। तो काव्य का सामान्य चर्चा हो गई है। काव्य के भेद पर अच्छा, कितने लोग हैं जिन्हें ये काव्य के लक्षण जो हैं वो काव्य के भेद याद हैं, उनके लक्षण याद हैं? सिर्फ इतना करना है यहां से कि लक्षण याद करने हैं और उदाहरण देखने हैं। इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्य वाच्या ध्वनिर्बुधई कथितः, तो कह रहे हैं बुधई बुधई वैयाकरण ही, वैयाकरणों के द्वारा जो है वो उत्तम काव्य कहा गया है। क्या कहा गया है? अतिशयनी व्यंग्य वाच्यात, वाच्य की अपेक्षा जो है वो व्यंग्य में जो अतिशय हो। देखो, दो बातें होती हैं। हम जब भी कोई पंक्ति कहते हैं, जब भी हम कोई पंक्ति कहते हैं तो उसमें एक वाच्य हुआ, एक उसका व्यंग्य हुआ। तो कह रहे हैं कि वाच्य जो निकलता है, इसका एक उदाहरण पढ़ाऊंगा, वाच्य की अपेक्षा जो है व्यंग्य बहुत अतिशय में रहता है, वो उत्तम काव्य कहलाता है। वाच्य निम्न रह जाता है, लेकिन व्यंग्य अद्भुत कुछ निकल करके आता है। ठीक है ना? हाँ, अनलंकृति पुल्लिंग है। तो ये जो है आप लोगों को कहा जा रहा है, इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्य वाच्या ध्वनिर्बुधई कथितः। तो बुधई वैयाकरण ही, तो वैयाकरणों के द्वारा जो है, देखो यहाँ आप लोगों को बुधई का मतलब यहाँ है वैयाकरणों में, पेपर का प्रश्न ये भी बन चुका है। और जो व्यंग्य की अपेक्षा जो वाच्यार्थ है वो न्यग भाव उसका हो जाता है, अर्थात गौण हो जाता है, और जो व्यंग्यार्थ है वो प्रधान हो जाता है। देखो उदाहरण आप लोगों को दिया हुआ है। हम्म,
निःशेषच्युत चंदनस्तन तटम निर्मृष्ट रागोधरो नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनु मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ागमे वापिम स्नातुमितो गतासि न पुनः तस्य अधमस्य अंतिकम। वो अपनी कोई युवती है, उसकी सहेली उसके प्रिय के पास गई, है ना, जो वो है प्रिय और प्रिया है, दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया है। और मनमुटाव होकर के जो बीच की हमेशा ऐसा होता है, जो किसी का भी कोई भी लव एंगल होता है ना, उसमें एक तीसरा एंगल जरूर होता है, उसमें एक तीसरा व्यक्ति कोई जरूर होता है। किसी दो लोगों के बीच में प्रेम अगर है तो कोई सहेली या उधर कोई सहेला वो जरूर होता है, ताकि चिट्ठी पत्री पहुंचाई जा सके, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सुलझवाया जा सके, है ना, कोई ऐसा संकेत भिजवाया जा सके। तो क्योंकि लड़की को सीधा फोन नहीं कर सकते, लड़की की सहेली को फोन कर सकते हैं ऐसे। तो ये जो है वो उसकी सहेली है और उसके सहेली जो है वो प्रिय के पास भेजी गई है उसको मनाने इसकी तरफ से। वो गई क्या है, मनाने क्या गई है, बल्कि उसके साथ जो है रमण करके वो आ गई है। अब रमण करके आ गई है और आकर के ऐसा बताती है, रजनी जी अभी आगे यही आएगा ये वाला विषय, अभी वाच्य और व्यंग्य में क्या अंतर है अभी आगे आ जाएगा, तो उसमें वहीं पढ़ लेंगे इसको। तो वो मनाने गई थी, मनाने तो क्या गई, वो उसके साथ रमण करके आ गई है और आके कहती है कि मैं नहा के आई हूं। अब नहा के आई है, उस पर व्यंग्य कर रही है वो। देखो इसमें दो अर्थ निकलेंगे, एक वाच्यार्थ निकलेगा, एक व्यंग्यार्थ निकलेगा। ये समझ में आ गया तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। निःशेष च्युत चंदन स्तन तटम, कह रहे हैं कि तेरे स्तनों का जो तट भाग है, अग्रभाग है, उसका जो चंदन है वो च्युत हो गया है, अर्थात चंदन छूट गया है। निःशेष, संपूर्ण चंदन जो है तेरे स्तनों के अग्रभाग से छूट गया है। अब देखो भाई कोई बात ये बताओ, अगर कोई वापी में नहाएगा तो उसके पूरे शरीर का चंदन छूटेगा, लेकिन उसके तो जो है वो केवल अग्रभाग का चंदन छूटा है। निर्मृष्ट राग अधरह, अधरों का राग जो है वो निर्मृष्ट पहुंच दिया गया है, क्योंकि उसने चुंबन इत्यादि क्रिया में उसके अधरों का राग पहुंचा गया है। नेत्रे दूरम अनंजने, नेत्रों से नेत्र जो है वो अनंजन हो गए हैं, अर्थात उनसे अंजन वर्ती जो है नेत्रों में जो कालिख लगी थी वो हट गई है, रमण क्रिया में जो है वो कालिख हट गई है। और तव इयम तनुहु तन्वी तवेयम तनुहु पुलकिता, हे तन्वी, तन्वी में लिखा हुआ है, तन्वी में नहीं लिखा हुआ है, हे तन्वी इयम तव तनु, ये तेरा शरीर जो है पुलकिता, रोमांचित हो रहा है, क्योंकि रमण करने के बाद जो है वो अनुराग कह रहे सहेली अपना काम साधने का काम करती है, तो उसका जो है वो रोमांच हो रहा है, उसके पुलकित में जो रोम है, जो ये शरीर के बाल हैं ये खड़े हुए हैं उसके, तो पुलकित हो रहा है। मिथ्यावादिनी दूती, हे दूती तू मिथ्यावादिनी, झूठ बोलती है। बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ागमे, अपने मन में ये बात कह रही है, हे झूठ बोलने वाली दूती, जो बांधव जनों की, बंधु जनों की पीड़ा के विषय में जो अज्ञात है, तू बंधुजनों की पीड़ा को जो नहीं जानती है। मुझे पता है कि मैं कितनी पीड़ा में हूं, कि मेरा प्रिय मुझसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन तू किस लिए गई, वापिम स्नातुम इतः गतासी, तू यहां वापी में ही स्नान करने गई थी, न पुनः तस्य अधमस्य अंतिकम, हाँ उस अधम के पास तू नहीं गई थी, उस प्रिय के पास। अब प्रिय के लिए अधम शब्द का प्रयोग किया है, अगर यहां अधम शब्द का प्रयोग ना करें तो इसका दूसरा अर्थ होगा। तो यहां जो है अधम शब्द का प्रयोग किया है, तो अधम शब्द का प्रयोग करते ही इसका अर्थ ये हो गया है, हाँ तेरे जो स्तनों का जो चंदन है वो छूटा हुआ है, तेरे होठों का राग जो है वो पूछा हुआ है, और तेरी नेत्रों का जो अंजन है वो दूर हो गया है, तेरा पूरा शरीर रोमांचित हो रहा है। ये स्नाह करके भी होता है। तो कह रही है कि अगर अधम ना कहती तो हाँ, तो उस प्रिय के पास नहीं गई, तो ये वाच्यार्थ यही निकलता कि नहाने गई है, लेकिन अपने प्रिय को अधम कहने के कारण ये पता लग रहा है कि अब वो अधम हो गया है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये उसी प्रिय के पास गई है, नहीं गई है का मतलब गई है, गई ही है, ये अर्थ जो है। तो वाच्यार्थ तो ये कि वाच्यार्थ क्या है, वाच्यार्थ का मतलब ये होता है कि जो सीधा अर्थ निकलता है। सीधा अर्थ क्या निकल रहा है यहां से, हाँ तो उसके पास नहीं गई, नहा के आई है। और जो व्यंग्यार्थ, हाँ मुझे पता है तू उसके पास नहीं गई, नहा के आई है, मैं जानती हूं कितना नहा के आई है। तो
तो ये दूसरा भाव है इसका, व्यंग्यार्थ। तो जो वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अतिशयता में जहां होता है वो उत्तम काव्य कहलाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ठीक से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ यहाँ पर अधिक है। मैं आप लोगों को इसलिए परिश्रम ये करने को कह रहा हूं, इनको याद कर लोगे आप लोग तो एक तो समझ में भी अच्छे से आएगा, दूसरी बात आप लोगों को ये बार बार प्रयोग होता है। और जो हरियाणा वाले लोग हैं उन्हें याद होनी चाहिए पंक्तिशः। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, अलंकार। और मतलब आप लोगों को वाक्य पदियम से हरियाणा में पेपर बनने वाला नहीं है। आप लोगों को वाक्य पदियम से मैं आपको बता सकता हूं, आज ही बता सकता हूं कि आपके पेपर में जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो कैसा होगा। उनमें वो मुख्य मुख्य बातें पूछी जाएंगी, जैसे महाभाष्य में काव्य प्रयोजन क्या है वो पूछ लिया जाएगा आप लोगों को। लेकिन उससे नहीं प्रश्न बनने वाला, आपको वाक्य पदियम से प्रश्न नहीं बनने वाला है। तो यहां आपको यही काम करना होगा। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये आप लोगों को निबंध लिखने को आ जाएगा। जैसे कि हम उसकी तैयारी करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहो बाद में। फिलहाल आप लोग इसकी तैयारी करो, ये पढ़ लो। और अभी पता भी नहीं है परीक्षा को लेकर के कुछ, दिसंबर तक पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे ये वाला, फिर सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी खेलेंगे बाद में। मध्यम काव्य क्या होता है जी? मध्यम काव्य ये होता है अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम। व्यंग्य अतादृशी है ना, जो व्यंग्य में उतना ज्यादा नहीं होता है, जो गुणीभूत व्यंग्य होता है, जिसमें व्यंग्य जो है उस व्यंग्य की अपेक्षा गुणीभूत हो जाता है ना। व्यंग्यार्थ तो होता है पर वाच्यार्थ से बढ़कर चमत्कारी नहीं होता है, जिसमें अतादृशी व्यंग्य, व्यंग्य में उतना व्यंग्य नहीं होता है या व्यंग्य में उतना चमत्कार नहीं होता है जितना चमत्कार जो है वाच्यार्थ में हो जाता है। जैसे आप लोगों को अगला श्लोक देखो, यहां से दो दो आप लोगों को वाच्यार्थ भी और व्यंग्यार्थ भी दोनों निकलना है, देखना है। ग्राम तरुणम तरुण्या नव पेपर का प्रश्न है ये, सीधे सीधे। ये किसका उदाहरण है कि यहाँ जो है वो किसका उदाहरण कौन सा, ये पेपर का प्रश्न है। ग्राम तरुणम तरुण्या नव वंजुल मंजरी सनाथकरम पश्यन्त्या भवती मुहुर नितराम मलिना मुखच्छाया। कह रहे हैं कि तरुण्या तरुण्याः पश्यन्त्याः तरुण्या, है ना। ग्राम तरुणम पश्यन्त्याः तरुण्याः, गांव के एक युवक को देखती हुई जो तरुणी है उसके मुख की छाया जो है नितराम मलिना, मुहुर नितराम मलिना भवती, बार बार उसके मुख की छाया जो है वो मलिन हो जा रही है बार बार। जो ग्राम तरुण है, गांव का कोई युवक है, उसको देखते हुए जो है वो जो तरुणी है उसके मुख की छाया बार बार मलिन हो जा रही है। और नव वंजुल मंजरी सनाथ करम, तो ये इसका विशेषण है ग्राम तरुणम का। नव वंजुल मंजरी से सनाथ है कर जिसका, जिसके हाथ में जो है वो वंजुल के यहाँ दो अर्थ हो सकते हैं, अशोक या वेतस, कुछ भी अर्थ ले लो। अशोक की या बेंत की जो है वो मंजरी जिसने हाथ में ली हुई है, गांव का लड़का है ऐसे उसने जो है बेंत की वो हाथ में ली हुई है और हाथ में लेकर के वो खड़ा है, और उसको देखते हुए गांव की तरुणी जो है उसके मुख की छाया मलिन हो जा रही है बार बार। अब यहां से क्यों हो रही है, मलिन हो रही है? वंजुल लता गृह में मिलन का जिसने संकेत दिया था वहां तुम नहीं आई, वो व्यंग्य अर्थ गौण हो गया है, क्योंकि इसकी अपेक्षा मुख की कांति जो है वो मलिन हो रही है। एक तो ये हुआ कि नायिका के मुख की कांति मलिन हो रही है, ये वाच्य अर्थ है, सीधा सीधा अर्थ तो यही है। लेकिन व्यंग्यार्थ क्या है? वो असल में हाथ में लिए खड़ा है मंजरी कि मैं तो वहां गया था जहां तूने मुझे बुलाया था मिलने के लिए, लेकिन तू वहां नहीं आई, ये व्यंग्य है। उसके मुख की छाया मलिन क्यों हो रही है ना, उसे अपराध बोध हो रहा है कि मैंने इसको मिलने बुलाया था, ये वहां पहुंच भी गया था और वो नहीं आया। व्यंग्यार्थ तो ये है, मुख की छाया मलिन इसलिए तो हो रही है ना उसके। लेकिन इसकी अपेक्षा नायिका का वर्णन इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पर, तो जो व्यंग्य है वो वहां गई नहीं गई, उससे ज्यादा सुंदरता ये लग रही है कि वो उसके चेहरे की छाया जो है, मुख की छाया मलिन पड़ रही है। उसका नायिका का वर्णन देख करके जो है जो भाव मन में आ रहा है, वो वाच्यार्थ जो है वो व्यंग्य की अपेक्षा उत्कृष्ट हो गया है।
तो इसीलिए जो है यहां पर ये, जब आपको व्यंग्य अतिशय होगा और वाच्यार्थ जो है वो सीधा सीधा होगा, वाच्यार्थ इतना चमत्कारक चमत्कृत नहीं होगा जितना व्यंग्य होगा, तब वो उत्तम काव्य कहलाएगा। और जब आप लोगों को वाच्यार्थ अधिक दिखाई देगा चमत्कारजनक, और जो व्यंग्यार्थ है वो दब जाएगा, गुणीभूत हो जाएगा, वो मध्यम काव्य कहलाएगा। अगर समझ में आ गया तो बताओ। आसान भाषा में जो है देख लीजिएगा एक बार, आप लोगों को पढ़ेंगे खुद से तब भी आ जाएगा। अधम काव्य का लक्षण क्या है? शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तु अवरम स्मृतम। जो काव्य अव्यंग्य होगा, व्यंग्य नाम की चीज ही नहीं है जिसमें, शब्द और वाच्य जो है वो मतलब खूब शब्दाडंबर जिसमें होगा, व्यंग्य कुछ भी नहीं है, तो वो काव्य अधम काव्य होगा। काव्य वो भी है, स्वच्छंदोच्छल दच्छ कच्छ कुहरत छाते तराम्बुज छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानान्निकान्नाय वह भिद्यादुद्य दुदार दरदुरदरी दीर्घा दरिद्र द्रुम द्रोहोद्रेक महोर मिमे दुर्मदा मंदाकिनी मंदताम। ऐसी मंदाकिनी मंदताम प्रवाहित हो, वाच्यार्थ है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है इसके विशेषण इस तरह के हैं, स्वच्छंद, उच्छलत, अच्छ कच्छ कुहरत छाते तराम्बुज छटा, ऐसी ऐसी छटा जिसकी है, ऐसी मंदाकिनी जो है वो प्रवाहित होती रहे। कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा शब्दाडंबर है, व्यंग्य कुछ भी नहीं है, मंदाकिनी जो ऐसी ऐसी मंदाकिनी है वो प्रवाहित होती रहे। तो बस ये है, ये अधम काव्य का उदाहरण है। काव्य है, काव्य में कोई समस्या नहीं है, शब्दार्थ है यहाँ पर, और दोष भी नहीं है, सगुण भी है, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों को इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये वाला उदाहरण अधम काव्य का है। पेपर में क्या प्रश्न बनता है यहां से? उसके मुख की छाया मलिन हो रही है, ये वाच्यार्थ है। मलिना मुख छाया भवती, ये वाला वहां से जो है वो है। तो ये तीनों आप लोगों को लक्षण लिखने हैं, उनका उदाहरण लिखना है, और बस बात बन ही जाएगी ये। बाकी ये पढ़ लीजिएगा। शब्द चित्र का उदाहरण वो था, अर्थ चित्र देख लो। विनिर्गतम मानदम आत्म मंदिरात भवती उपश्रुत्य यदृच्छया। बस आप लोग इनका उदाहरण लिख लेना, बाकी काम इनसे प्रश्न नहीं बनता। उत्तम काव्य मध्यम काव्य से काफी काम बनता है, और वैसे भी पढ़ोगे तो भी स्पष्ट हो जाएगा। चलो, अभी आपने इनसे एक प्रश्न पूछा था किसी ने कि जी वाच्यार्थ क्या होता है, व्यंग्यार्थ क्या होता है, लक्ष्यार्थ क्या होता है, ये आप लोगों को जो है बताते हैं अभी। देखो, शब्दार्थ क्या होता है? शब्द जो हैं उनसे अर्थ निकलते हैं, ये तो सबको पता है, कौन सी नई बात है। लेकिन जो अर्थ होता है वो ज्यादा गड़बड़ हो रही है क्या? सबकी क्लास रुक रही है क्या? मुझे एक बार बताना कमेंट करके। हम्म। क्लास ठीक चल रही है, रुक रही है क्या? ठीक है, अगर इतना है ना तो थोड़ा सा ऑनलाइन वाले में जो है ये झमेला तो है भाई। देखो, जैसे ऑफलाइन में कभी बारिश हो जाए तो आप विद्यालय नहीं पहुंच सकते ना, इसी तरह से ऑनलाइन वाले में ये झमेला है कि कभी कभी इंटरनेट अपनी मनमानी दिखाता है, और वो बताता है कि हम सब जो है इंटरनेट पे डिपेंडेंट हैं। और अगर थोड़ा बहुत हो तो कर लो उसमें एडजस्ट जो है, और कुछ ऐसा लगे कि भाई काम चल जा रहा है तो चल जा रहा है। एक बार बताना कमेंट करके फटाफट, कौन है क्लास में आप में से सारे के सारे लोग? ठीक है फिर। अच्छा, बताना एक बार आप लोग जो हैं, पढ़ करके संतुष्टि हो रही है या नहीं हो रही है? थोड़ा सा आज मैं भगाना चाह रहा था क्लास को, वैसे मैं भगाने के पक्ष में रहता नहीं हूँ, पर मुझे भले ही आप लोगों को कोई विषय ऐसा लगेगा तो दोबारा पढ़ा देंगे, पर मुझे ना अभी 30 तारीख तक जो है आपका पूरा एक बार जो जो मुख्य विषय हैं वो निपटवाने हैं। कैसे निपटवाने हैं? मतलब काव्य प्रकाश का ये पढ़ाने के बाद फिर बाकी प्रश्न प्रश्न खेलने हैं। दर्शन वाला विषय के प्रश्न, जैसे हमने ना पहली दूसरी यूनिट पढ़ ली है,
और पांचवी छठी यूनिट हमने ठीक से देख ली है। अब हम एक बार काव्य प्रकाश की यूनिट के ये पढ़ करके अगले 4 से 5 दिन में जो है ये पढ़ने के बाद फिर हम बाकी के विषय के जो हैं वो प्रश्न प्रश्न खेलेंगे। ठीक है। दर्शन वाली उसके यूनिट के भी लिपि अभिलेख हमारा हो गया है। इसी तरह से लिपि अभिलेख की आज वाली क्लास देखना, काफी कुछ नया मिलेगा। तो अ, अभी हम लोग इसके बाद जो है वो फिर प्रश्न प्रश्न खेलेंगे। शब्दार्थ स्वरूप देखो, वाच्य जो है, शब्द जो है ना, शब्दों से 3 तरह के अर्थ निकलते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। एक वाक्य है, इतना भोला है तो, है ना, इतना भोला है तो, जो आप लोग दैनिक जीवन में बोलते हो ना वाक्य, उन्हीं से बात करते हैं। अब इस वाक्य का वाच्यार्थ क्या है कि वास्तव में भोला है तो, मतलब तुझे तो कुछ भी, दुनिया इतनी तेज है और तू बहुत सीधा है। और दूसरा है, मैं जानता हूं कितना भोला है तू, है ना। यहां से व्यंग्यार्थ क्या निकला है? व्यंग्यार्थ निकला है कि तू भोला है ही नहीं। वाच्यार्थ क्या है कि मुझे पता है तू कितना भोला है, अर्थात भोला है। व्यंग्यार्थ क्या है कि मुझे पता है तू भोला तो है ही नहीं, तू तो बहुत तेज है। ये तो इस तरह से शब्दों के ना अपने अर्थ होते हैं। तो हमें ना वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, ये तीनों शब्द देखने हैं। वाच्य का मतलब ये होता है जो शब्द आपने बोला है। जैसे मैंने कहा लेखनी है। दर्शन विस्तार से नहीं पढ़ाऊंगा इस एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद दर्शन विस्तार से पढ़ाएंगे। दर्शन के प्रश्न सारे करा दूंगा, 2015 से लेके 24 तक के प्रश्न करा देंगे अभी, और उसके बाद पढ़ाएंगे। चलो, तो यहां जो है आप लोगों को जैसे मैंने कहा ये लेखनी है, तो ये वाच्यार्थ है। लेखनी मतलब लेखनी। और जैसे आपने जो है वो किसी को कहा ये समाचार पत्र है। अब समाचार पत्र तो क्या काम होता है समाचार पत्र का? सारी खबरें इधर से उधर पहुंचानी। तो और आप किसी व्यक्ति को समाचार पत्र कह रहे हो तो वाच्यार्थ तो गलत हो जाएगा उसका, लेकिन व्यंग्यार्थ क्या निकलेगा कि ये सारी बातें सब जगह दुनिया में जाकर के बोल देता है। इस तरह से आप लोग शब्दों से खेलते हो। दैनिक जीवन का हिस्सा है हमारे ये, और इनके बिना हमारा काम नहीं चलता है। तो काव्य में भी बिल्कुल यही होता है। तो इन्होंने कहा है वाचको लाक्षणिकः शब्दों अत्र व्यंजकः त्रिधा। 3 प्रकार का शब्द होता है, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। तो यहां जो है वाच्यादय तदर्थः स्युः। और जो वाचक शब्द होते हैं उनसे वाच्यार्थ निकलता है, लाक्षणिक शब्द होते हैं उनसे लक्ष्यार्थ निकलता है, व्यंजक शब्द होते हैं उनसे व्यंग्यार्थ निकलता है। तो 3 प्रकार के शब्द हुए, 3 प्रकार के अर्थ हुए। ये बात हो गया है। और एक बात और है, सर्वेशम प्रायशः अर्थानाम व्यंजकत्वम अपि इष्यते। कह रहे हैं कि व्यंजकता जो है ना वो सबसे निकल जाती है। व्यंग्य किसी से शब्द से भी हो सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया था, मैं जानता हूं तो कितना भोला है, इसी का व्यंग्यार्थ भी निकल जाएगा, है ना। और जैसे कि गंगायाम घोष, गंगा में घर है। अब इससे जो है वो आप लोगों का वाच्यार्थ तो गलत हो जाता है, गंगा में घर नहीं बन सकता है। तो आप लोग जो है उसका अर्थ क्या करते हैं कि गंगा के तट पर घर है, लक्ष्यार्थ ये निकाल लेते हैं। तो लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ भी निकलता है कि शीतत्व पावनत्व जो है उसकी प्रतीति उससे होती है। तो इसी तरह से सभी तरह के शब्दों से और सभी तरह के अर्थों से जो है वो सभी अर्थों से व्यंजकत्व भी रहता है, सभी अर्थों से व्यंग्य भी निकल सकता है। वाच्य व्यंग्य तो व्यंग्य है ही, लेकिन लक्ष्य से भी व्यंग्य निकल जाएगा, वाच्य से भी व्यंग्य निकल जाएगा। उदाहरण वही है, मैं जानता हूं तो कितना भोला है। इसका वाच्यार्थ तो यही है कि मैं कितना भोला हूं, लेकिन इससे हम लोग जो है वो व्यंग्यार्थ में निकाल सकते हैं। जानता हूं मैं तो कितना भोला है, अर्थात भोला तो है ही नहीं, ये व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से भी निकल गया है। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो है ये सामान्य काव्य को समझने का तरीका है। जैसे कि आप लोगों को अब यहां से क्या प्रश्न बना है, देखो विद्यार्थियों, उदाहरण सिर्फ लिखने हैं आप लोगों को। अभी ना सिर्फ इतना कर लो, ये उदाहरण लिख लो, ये उदाहरण लिख, ये पीजीटी के लिए लिखने का प्रश्न तो नहीं बनेगा ये, लेकिन हाँ ये इसके लिए प्रश्न बन जाएगा, यूजीसी नेट के लिए या कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम देने के लिए स्क्रीनिंग का प्रश्न बन जाएगा ये वाला। मातर गृहोपकरण मध्य खलु नास्ती साधितम त्वया तद्भण किम करणीयम एवं एवं वासरः स्थायी। कोई युवती अपनी माँ को कह रही है कि माँ तूने बता ही दिया था कि गृह उपकरण मध्य खलु नास्ति, आज घर में कुछ ईंधन विंधन है ही नहीं, घर में कुछ उपकरण है नहीं। तो जब घर में ईंधन नहीं है, कुछ खाने पकाने को है नहीं, तो हमारे पास काम भी कुछ नहीं है।
तद्भण किम करणीयम, तो बता फिर क्या करूं। और एवं एवं वासरः स्थायी, दिन ऐसे ही नहीं रहने वाला है, दिन निकल जाएगा नहीं तो। अब उस लड़की का जो है ये वाच्यार्थ क्या है कि घर में तूने माँ बता ही दिया है काम धंधा कुछ है ही नहीं करने को, तो काम और कुछ है ही नहीं, तो कुछ करूं या ना करूं। वाच्यार्थ तो इतना ही है, सभी जैसे आप लोग घर में बोलते हो बिल्कुल वाच्यार्थ वैसा ही है। लेकिन व्यंग्यार्थ क्या है, व्यंग्यार्थ ये है कि माँ कुछ काम धंधा है तो बता दे, ताकि मैं जल्दी जल्दी करके चली जाऊं, जैसे ही दिन ढलेगा मुझे अपने प्रिय से मिलने जाना है। वो अपने मन में, माँ को तो नहीं कह रही है ये वाली बात। एवं एवं न वासरः स्थायी, वासरः जो दिन ऐसे ही नहीं रहेगा, और मुझे मिलने भी जाना है किसी से, ऐसे जो है वो अपने मन में सोच रही है। तो वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ भी निकल सकता है। अब भाई देखो एक बात समझा देता हूं पहले मैं आप लोगों को काव्य समझाने के लिए। अभी हम एक वो पढ़ के आए हैं, काव्य के हेतु पढ़ के आए हैं। शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे, ये पढ़ा है। आप में से ना सब लोगों को ये समझ में आ जाए ये भी जरूरी नहीं है, और ये मैं समझा भी नहीं सकता सब लोगों को। मतलब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेढ़ी बात को एकदम पकड़ लेते हैं, और किसी को समझाते रह जाओ उसे व्यंग्य समझ में ही नहीं आता। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को, क्यों बता रहा हूं ये वाली बात, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें ये ना लगने लगे कि भाई हमें तो समझ में कुछ आ नहीं रहा, ये मास्टर भागा जा रहा है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे कि मेरा एक मित्र है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उसने वो किया एमए में 89% रिकॉर्ड है उसका, मतलब अभी तक का, तो अब का तो मुझे पता नहीं, पर मेरे टाइम तक उसका रिकॉर्ड था। मेरे से एक साल सीनियर था मास्टर्स में। मैं 2014 में हुआ, वो 13 में उसने किया। और गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद हम दोनों बैठ करके मूवी देख रहे थे। मैंने पहले भी जो लोग मेरे साथ पढ़ चुके हैं उन्हें बताई है ये वाली बात। हम दोनों मूवी देख रहे थे देवदास। मुझे व्यंग्य ठीक समझ में आता है, तो वहां मुझे देवदास मूवी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने 2-3 बार देखी होगी वो मूवी, क्योंकि उसके जो डायलॉग हैं वो बहुत अद्भुत हैं, अच्छा लेखन किया है। तो मुझे तो जो है उसमें रोमांच हो रहा है पढ़ करके, सुन करके, क्या अद्भुत जो है वो डायलॉग लिखे हैं। और वो है, उसे वो कह रहा है कि क्या बकवास है। तो गोल्ड मेडल होना या आप लोग जो है वो काव्य पढ़ रहे हो, इससे ये कतई आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। उसकी ना ये भी एक ट्रेनिंग होती है पूरी की पूरी काव्य समझने की भी। जैसे आप लोग देखते होंगे कि भाई कोई कुछ युवतियां हैं जिनको बचपन से उनकी सहेली छेड़ती है, तो अगर वो सहेली नहीं छेड़ेगी तो उसे कभी व्यंग्य समझ में नहीं आएगा, है ना। शादी होने वाली है, उनसे मिलने जाना है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, मतलब सब तरह का होता है। मित्र छेड़ते हैं, हाँ हाँ और वही कैसी है, वो कैसी है, ऐसी कैसी है, जैसे मित्र छेड़ते हैं ना, तो व्यंग्य यहाँ से समझ में आना शुरू होता है। अगर किसी की परवरिश इस तरह की हुई है, उसे इस तरह का माहौल नहीं मिला है, तो उसे काव्य समझ में नहीं आता है। अब ये वाली बात सुनो। मातर गृहोपकरणम नास अद्य खलु नास्ती थी साधितम त्वया, माँ घर में कोई काम धंधा नहीं है, तो आज बता क्या करना है, दिन ऐसे नहीं रहेगा। अब कोई मेरे सिर हो जाए, बोले कि जी मुझे तो इसमें कुछ और समझ में आ ही नहीं रहा, इससे क्या व्यंग्य व्यंग्य निकला, तो मैं उसको समझा नहीं सकता। ये आप लोगों को खुद से पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसे ही काव्य को समझने की शक्ति भी जो है वो डेवलप होती है, कुछ विकसित करते हैं, कुछ होती है हमारे अंदर। चलो, ये बातें मुझे इसलिए बीच बीच में कहनी पड़ती है विद्यार्थियों, ताकि आप लोगों को पता रहे कि किस तरह से पढ़ना है। तो ये व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ से जो है व्यंग्यार्थ निकल रहा है। इसी तरह से लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ निकलता है। जैसे कि साधयंती सखी सुभगम क्षणे क्षणे दोनासी मत कृते सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावत विरचितम त्वया। देखो अब वो क्या है, ये लक्ष्यार्थ क्या है, और इसमें से लक्ष्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ निकल जाता है। इन्होंने कहा, कोई युवती कह रही है अपनी सखी को, हे सखी क्षणे क्षणे मत कृते दूनासी, तुम प्रतिक्षण मेरे लिए दुखी हुई है। अब मेरे लिए दुखी हुई है, सुभगम साधयंती, उस सुभग उस युवक को जो है वो सुंदर नायक को जो है, सुभगम मैंने सुंदर जो है नायक है, उस नायक का साधयंती, उसे मनाती हुई जो है, प्रतिक्षण मेरे लिए बड़ी दुखी हुई है। वही प्रकरण, इस संदर्भ प्रसंग इसका है जैसे जो ऊपर वाला था, है ना, वो था ना
निःशेष च्युत चंदन स्तन तटम निर्मृष्ट रागोधरो। इसी तरह से ये वाला श्लोक है। अब ये भी वही कह रही है कि हे सखी, तू मेरे लिए जब जब उस युवक को मनाने जाती थी, भाव यही है कि उसके साथ तू रमण करके आती थी, तो तू प्रतिक्षण मेरे लिए दुखी हुई है। सद्भाव स्नेह करणीय सदृशगम, मेरे सद्भाव और स्नेह में जो करणीय करणीय था, जो तू कर सकती थी, मेरे प्रेम में मेरे स्नेह में जो तू कर सकती थी, उसके सदृशक जो भी था, तावत विरचितम त्वया, उतना तूने किया है। मैंने सद्भाव और स्नेह में जो कर सकती थी वो तूने किया है। अब इसका लक्ष्यार्थ क्या है? लक्ष्यार्थ यह है कि प्रिय को मनाने के लिए तू बार बार जाती थी, पर रमण करके जब तू आती थी तो नायिका को ये है कि इससे व्यंग्य ये पता लगा। लक्ष्य क्या था इसका? लक्ष्य था वाच्यार्थ तो यही हुआ कि भाई परेशान हुई है, लेकिन इससे जो है वो लक्ष्यार्थ था सखी, कि सखी तू बार बार जो है किसी और को लक्षित करके कह रही है वो, कि तू मेरे लिए जो है बड़ी परेशान हुई है। और लक्षित करके कह रही, तो लक्ष्यार्थ हुआ वो सखी सहेली, और उस लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ ये निकला कि तू मेरे लिए बार बार परेशान हुई है, अर्थात इसका भी व्यंजकता पता लगती है यहाँ से कि तू मेरे लिए जो है वहां जाकर के उससे रमण करके आती थी। व्यंग्यार्थ ये निकलता है। वाच्यार्थ है दुखी होना, और लक्ष्यार्थ है कि तू सखी उसके पास जाती थी। व्यंग्यार्थ ये है कि तू जो है उससे रमण करके आती थी। तो चमत्कार की प्रतीति जो है वो हो जाता है। लक्ष्यार्थ ये है कि मेरे प्रिय के साथ जब तू रमण करने जाती थी तो मेरे साथ तूने शत्रुता का आचरण किया है, ये लक्ष्यार्थ है। कि जो सद्भाव में तू कर सकती थी तूने सब किया है ना, सद्भाव की जगह वो दुर्भाव में जो तू कर सकती थी तूने वो सब किया, ये मतलब है। व्यंग्यार्थ तो व्यंग्य होता ही है। पश्य निश्चल निस्पंदा विसिनी पत्रे राजते बला का, निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख सुक्ति शंख शुक्ति रिव। तो ये वाला उदाहरण जो है व्यंग्यार्थ का उदाहरण है कि एक युवती है, वो क्या कह रही है कि प्रिय देखो, कमलिनी के पत्र पर बैठी ये बलाका जो है वो स्थिर निश्चल स्थिर रहती हुई और निस्पंद रहती हुई भी बिसिनी पत्र पर, कमल के पत्र पर बैठी हुई ये बलाका जो है कितनी सुंदर लग रही है ना। एक तो ये हुआ। निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता, जैसे निर्मल मरकत पात्र में बैठी हुई जो है शंख शुक्ति जैसे सुंदर लगती है, शोभायमान लगती है, ऐसे ये भी जो है यहाँ पर बिसनी पत्र पे बैठी हुई बलाका शोभायमान हो रही है। जैसे कि नीलमणि के पात्र पर शंख शुक्ति रखी हुई हो, नीलमणि है ना, नीलकमल पर बैठी हुई बलाका सुंदर लग रही है, जैसे कि नीलमणि के पात्र में शंख शुक्ति रखी हुई सुंदर लगती है। इसी तरह से अब यहां एक व्यंग्यार्थ है कि वो सुंदर लग रही है ये, लेकिन इससे दूसरा व्यंग्यार्थ ये निकलता है कि यहां पर तू आया ही नहीं था। ऐसा हुआ। इसकी पृष्ठभूमि ये है, वो युवक जाके कहता है कि मैं तो गया था, तू वहां मुझे नहीं मिली, जबकि वो गया नहीं। ऐसा नायिका कोई अपना जो है अपने प्रिय का की प्रतीक्षा कर रही थी लंबे समय से, और जैसे ही जो है वो नायक अगले दिन मिलता है, अगले दिन मिलता है, कब मिलता है, हाल कवि की गाथा सप्तशती की कहानी है, बलाका की निश्चलता का वर्णन करके उसकी निर्भयता को व्यक्त किया गया है, और निर्भयता रूप व्यंग्यार्थ के द्वारा उस स्थान की निर्जनता अभिव्यक्त होती है। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है। हाँ, तो यहां जो है वो एक तो वो निर्भय है ये पता लग रहा है, और निर्भय है इससे व्यंग्य क्या निकला कि यहाँ ये निर्जन स्थान है, यहाँ कोई नहीं है। तो ऐसा कहने से ये कह रही है उस वो युवती उसको कह रही है कि हम यहाँ पर मिल सकते हैं, वो निर्जन स्थान है, यही उचित संकेत स्थल है। ये हुआ। दो दो बातें निकलती हैं यहां से। एक तो ये बात निकलती है कि भाई यहाँ कोई है ही नहीं, ये बलाका, क्योंकि कोई व्यक्ति होता है तो बलाका जो है एकदम उड़ जाती है, और एक तो बलाका बैठी हुई है और आराम से बैठी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ कोई है नहीं। तो यहाँ जो है वो संकेत स्थल है मिलने का। एक तो ये व्यंग्यार्थ होता है। दूसरा व्यंग्यार्थ ये निकलता है कि विप्रलंब संयोग में तो ऐसा हो जाएगा, विप्रलंब पक्ष में जब नायक कहता है कि तुम यहाँ आई ही नहीं, मैं तो यहाँ आया था, तब नायिका वह व्यंजना से कहती है कि बलाका बैठी है, चुपचाप बैठी है, हिलडुल भी नहीं रही है, इसका मतलब तुम यहाँ आए ही नहीं। आए होते तो बलाका जिस स्थान पर कोई गया हो, बलाका वहां पर लंबे समय तक नहीं आती है।
अब आप लोगों को तीन प्रकार का जो है वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्दों के बारे में उनका उदाहरण भी मैंने बता दिए हैं। आप लोगों को एक बार बस ये लिखना है। अब हम चलते हैं शब्द शक्ति की तरफ, तात्पर्यार्थ की तरफ चलते हैं पहले। तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। थोड़ा सा लंबा पढ़ाने का मन है मेरा, अगर आप लोग अनुमति देंगे और बने रहेंगे तो हम लोग जो है वो लंबा पढ़ेंगे। तात्पर्यार्थोपि केषुचित् पढ़ना है। मुझे एक बार बता दो कमेंट करके सारे के सारे लोग, क्या बात बन गई है यहां तक? तात्पर्यार्थोपि केषुचित्, यहां से क्या प्रश्न बनता है? तात्पर्यार्थोपि केषुचित् का अर्थ मतलब किसके मत में है? तो मीमांसक जो है वो तात्पर्य नाम की वृत्ति को भी स्वीकार करते हैं। हम लोग जो हैं अभी पढ़ने वाले हैं, एक तो अभिधा, दूसरी लक्षणा, तीसरी व्यंजना। अभी हमने देखा कि तीन प्रकार के शब्द होते हैं, तीन प्रकार के ही अर्थ होते हैं। तो शब्दों से जो है किस तरह से अर्थ निकाला जाता है, ऊपर एक पंक्ति पढ़ी थी हमने, सर्वेशम प्रायशो अर्थानाम व्यंजकत्वम अपि इष्यते। सभी अर्थों से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। लक्ष्यार्थ से भी, वाच्यार्थ से भी, लक्ष्यार्थ से भी, व्यंग्यार्थ से भी, तीनों प्रकार के शब्दों से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। और अभिधा से है ना, सीधा सीधा जो है वो आप लोगों से जब पूछते हैं तो कैसे प्रतीति होती है, इसकी बात है। इसको बता रहे हैं कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीन प्रकार की शब्द शक्ति होती है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना पर चर्चा आगे करेंगे हम लोग जो है वो। इस पर तो सभी तरह सबने कहा है, लेकिन मीमांसक जो लोग हैं, कुमारिल भट्ट के अनुयायी जो हैं, पार्थ सारथी मिश्र आदि जो हैं, उन सब के मत में जो है वो वाच्यार्थ आदि के अतिरिक्त तात्पर्यार्थ भी होता है। तात्पर्यार्थ भी होता है, ये बात ध्यान में रखना। एक बात ये देखो, व्याकरण को पदशास्त्र कहते हैं और न्याय शास्त्र, न्याय को प्रमाण शास्त्र कहते हैं। और व्याकरण को पदशास्त्र कहते हैं और इसको न्याय को प्रमाण शास्त्र कहते हैं। और जो मीमांसा है उसको वाक्य शास्त्र कहा जाता है। वाक्य पर खूब चर्चा है। तो अब यहाँ जो है, क्योंकि तीनों में शब्द की आवश्यकता पड़ती है, प्रमाण समझना हो तो भी शब्द की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें तो शब्द की आवश्यकता पड़ती है, तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना पर खूब चर्चा हुई है। और इसी तरह से जो है हम लोग उनको देखते हैं। पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पद वाक्य प्रमाणज्ञ अभी पढ़ाया है मैंने, आप लोगों को पढ़ा दिया है दोपहर 12:30 वाली कक्षा में। पद वाक्य प्रमाणज्ञ किसको कहते हैं? पेपर का प्रश्न बन चुका है पहले, सरल प्रश्न है, टीजीटी स्तर पर बनता है, लेकिन ये प्रश्न बनता है। तो मीमांसक जो है वो कहते हैं तात्पर्यार्थोपि केषुचित्, किन्हीं आचार्यों के मत में, असल में मम्मट ये लिख रहे हैं कि किन्हीं आचार्यों के मत में तात्पर्यार्थ नाम की भी एक वृत्ति होती है। अब ये तात्पर्यार्थ क्या होता है? तो वक्ता का एक तात्पर्य विशेष होता है, उसके अनुसार हम अर्थ करते हैं, ये तात्पर्यार्थ वृत्ति होती है। तो तात्पर्यार्थ को समझने के लिए जो है वो ये कह रहे हैं, देखो यहां से मैं पढ़ा देता हूं। मीमांसकों के मत में पहले पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है, उसके बाद उन पदार्थों का परस्पर संबंध जो पदों से उपस्थित नहीं हुआ था वाक्यार्थ मर्यादा से उपस्थित होता है। इसलिए पहले पदों द्वारा पदार्थ अभिहित होता है, अभिधा शक्ति से बोधित होता है, बाद में वक्ता के तात्पर्य के अनुसार उनका परस्पर अन्वय या संबंध होता है, जिससे वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। कितने लोगों को पता है अभिहित अन्वयवाद, अन्वित अभिधानवाद क्या होता है? कमेंट करके बताना थोड़ा सा मुझे। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, हमने पढ़ तो बहुत कुछ लिया है, आप लोग जब अपने एमए में पढ़ा होगा, आप लोगों ने आचार्य में पढ़ा होगा, कई दिन लगे होंगे इसको पढ़ने में। ये जो पहला प्रकाश हमारा पूरा हो गया है, काव्य प्रकाश का पहला उल्लास हमारा पूरा हो गया, हम दूसरे उल्लास पर चल रहे हैं। बहुत दिन लगते हैं इसको पढ़ने में शुरू में, और हमने ये 1 घंटे में पढ़ लिया है। हालांकि छोटा सा ही विषय है। ठीक ठीक समझ में आ गया या नहीं आया, मुझे बस ये बता दो फटाफट से, फिर मैं आप लोगों को एक वो बताता हूँ उदाहरण। मीमांसकों का मत क्या है, इस पर चर्चा करें आप लोगों को, उससे पहले मुझे बता दो। मीमांसक ये कहते हैं
1 महीना लगा था। और उस 1 महीने की कीमत नहीं चुका सकते हम। गुरुजनों के पास बैठ करके जितना पढ़ लेते हैं उतना कम है, और उसकी उसकी जो महत्ता होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे कि आप लोगों को अगर आज बैठ करके आप सोचोगे ना, जिस दिन पहली बार आपका हाथ पकड़ करके आपकी माता जी ने, आपके पिताजी ने बनवाया होगा, वो दिन आपके इस आज इन सबको जीवन में जो आप लोग व्यवहार कर पाते हैं, इन सब व्यवहारों का आधार वो पहला दिन है। जब आपकी माता जी ने, आपके पिताजी ने, आपके भाई ने, आपके दादाजी ने, घर में किसी बड़े व्यक्ति ने उंगली पकड़ करके पहले दिन चलाया होगा, उस दिन का महात्म्य जो है वो किसी भी दिन से बड़ा है। अगर उन्होंने उंगली पकड़ के चलना ना सिखाया होता तो बैलेंस नहीं समझ में आता कभी। तो गुरुजनों के पास बैठ करके लंबा जो है वो जीवन, और उस जैसा आनंद कहीं नहीं है विद्यार्थियों। मैं आज की डेट में जो है वो जितना ज़्यादा मुझे अ, वो कक्षाएं याद आती हैं जिन कक्षाओं में बैठ करके गुरुजनों के पास बैठ के पढ़ा था। मुझे याद है, आप लोगों को सबको याद होगा, फला डेट पर मेरे पड़ोस में फला व्यक्ति बैठा था, उधर गुरुजी ने पढ़ाना शुरू किया होगा। सांख्य कारिका की पहली कारिका में 2 दिन लगाए होंगे, है ना, 3 प्रकार के दुख समझाए होंगे, उस पर लंबे चौड़े उदाहरण दिए होंगे। और काव्य प्रकाश जो है वो मतलब गजब है वो वाला समय, उस समय का कुछ नहीं वो कर सकते हम। उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, काश कैप्चर, पर जो आपके बुद्धि में, मस्तिष्क में, आंखों में, हृदय में कैद है वो थोड़ी कोई टेक्नोलॉजी से छोटा है। मुझे बहुत कक्षाएं याद हैं। मुझे कभी कभी विषय पढ़ाते पढ़ाते गुरुजी के होठ हिल रहे हैं, वो सब भी स्मरण हो आता है। बिल्कुल, मैं कभी कभी तो पढ़ाते हुए, जब मैं कभी अच्छा पढ़ाता हूँ तो मैं कक्षा में बैठ के अच्छा पढ़ा पाता हूँ, नहीं तो क्या ही पढ़ा पाते हैं। तो उन सबको याद किया करो विद्यार्थी, और हो सके तो गुरुजनों के पास जाया करो। और जिस जिसकी नौकरी जब जब लग जाएगी, अपने अपने उन गुरुजनों को जा करके सबके चरण छू के आना, जिन्होंने पहली क्लास में भी पढ़ाया होगा उनके भी, और जिन्होंने आपको मास्टर्स में पढ़ाया है उनके भी। तो गजब ही है। चलिए। रोको मत जाने दो, सबका अपना अपना अर्थ है। रोकने का अर्थ क्या है कि भाई किसी को आप लोग निषेध कर रहे हैं, है ना। नहीं 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 नहीं, मतलब आप लोगों को मैं लिखता नहीं हूं, ऐसे ही समझा देता हूं। आपने एक रोकने का अर्थ है, कोई चल रहा है उसे आपने रोक लिया है। मत का मतलब है किसी को मना करना है। जाना एक क्रिया है, देना भी एक क्रिया है। या जाने दो जो है वो लोट लकार की क्रिया है, जाने दो। ठीक है। तो हमने इसको 3 क्रियाएं, 3 शब्द मान लेते हैं, रोको, मत और जाने दो, 3 वो मान लिए हैं हमने। तो ये जो 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों को आप लोग जब प्रयोग करेंगे, तो इनका कहना ये है कि मीमांसक ये कह रहे हैं पहले पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है। मैंने बोला रोको, मत, जाने दो। आपने आपके कान में पड़ा रोको, एकदम रोको पद का पदार्थ आएगा समझ में। फिर मत आएगा, मत का भी पदार्थ पता लगेगा। फिर जाने, जाने का जो है वो क्रिया है, उसका पदार्थ पता लगेगा। दो का पदार्थ पता लगेगा। फिर ये क्या कह रहे हैं कि पहले तो पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है। मतलब आप लोग इसको अलग सुन के इसका एक अर्थ कल्पित कर लोगे, इसको सुन के इसका अर्थ कल्पित कर लोगे, इसको सुन करके इसका अर्थ कल्पित कर लोगे। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है ना। वही विद्यार्थियों, बहुत 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 काम की बात है, इसको पढ़ लिया तो बहुत बात बनने वाली है आप लोगों की। तो कह रहे हैं कि पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है, ठीक बात है बिल्कुल। उसके बाद उन पदार्थों का परस्पर संबंध होता है। ये पद हैं, इन पद के पदार्थ थे।
है ना, कोई व्यक्ति जा रहा है उसे रोकना है, रोको। फिर मत, फिर मत का जो है एक अलग अर्थ है। इनका फिर संबंध जोड़ते हो आप लोग एक साथ। एक व्यक्ति जा रहा है, उसे रोकना, फिर मत, अच्छा रोकना नहीं है, जाने दो, ये हुआ। ये तो पहले पदों को देखते हैं, पदों का से पदार्थों की कल्पना करते हैं, पदार्थों की कल्पना करके एक वाक्य की प्रतीति कैसे होती है। मैंने कहा रोको मत जाने दो, या रोको मत जाने दो। आपको दोनों बार वाक्य सुन करके अलग अलग अर्थ की प्रतीति हुई है। वो अर्थ की प्रतीति कैसे क्रम में होती है, किस क्रम में होती है, उस क्रम को अभिहिता, ये जो मीमांसक समझा रहे हैं, पहले पद सुनता है व्यक्ति, श्रोता जो है वक्ता के पदों को सुनता है, पदार्थों की कल्पना करता है, फिर उन पदार्थों का संबंध जोड़ता है एक दूसरे के साथ, और जोड़ करके अंततः लास्ट में जो है जाकर के वो फिर वक्ता का तात्पर्यार्थ देखता है कि किस तात्पर्य से कहा है। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं, मैं कहूंगा रोको मत जाने दो, तो आपको तात्पर्य अर्थ क्या हुआ कि भाई पकड़ना है, जाने नहीं देना है ना, जाने का निषेध करना है, रोकने की प्रवृत्ति हो रही है। दूसरी बात है, मैंने क्या कहा, रोको मत जाने दो, मतलब रोकने का निषेध हो रहा है, जाने की प्रवृत्ति हो रही है। तो वक्ता का अभिप्राय जो है वो श्रोता कैसे निकालता है, तो पहले पदों से पदार्थों की कल्पना करता है, फिर पदार्थों का अन्वय करता है, संबंध जोड़ता है, और फिर जो है वो तात्पर्यार्थ की प्रतीति उसे होती है। तो ये जो तात्पर्यार्थोपिकेशोचित कहा है, तो उनका कहना यह है कि ये इसी को जो है ना अभिहित अन्वयवाद कहते हैं। ये कह रहे हैं कि पहले पदों से द्वारा पदार्थ अभिहित होता है, अभिहित मैंने निकलता है, प्रकट होता है, अभिधा शक्ति द्वारा बोधित होता है। अभिधा शक्ति से आप लोगों को रोकने का एक अर्थ पता लगा, मत का एक अलग अर्थ पता लगा, जाने का अर्थ पता लगा, तो अभिधा शक्ति से होता है। तो पदों का अभिधा शक्ति से पदार्थ अभिहित होता है। दूसरे बात, वक्ता के तात्पर्य के अनुसार उसका फिर अन्वय करते हैं। अच्छा वक्ता ने क्या सोच के कहा है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, आपने दोनों बार अलग अलग अर्थों की प्रतीति कैसे हुई है, वक्ता का तात्पर्यार्थ देख करके। वो तात्पर्यार्थ कैसे पता लगता है, वक्ता को सुन करके। तो यही कह रहे हैं कि पहले पदार्थ अभिहित होता है, फिर हम उसका तात्पर्य की दृष्टि से, वक्ता के तात्पर्यार्थ की दृष्टि से जो है हम अन्वय करते हैं। इसी को हम लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, इसी को अभिहित अन्वयवाद कहते हैं। मुझे लगता है कि आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अभिहितान्वयवाद कहते हैं, और ये मीमांसकों का मत है। कितने लोगों को समझ में आ गया है अभिहितान्वयवाद? अभिहितान्वयवाद जो है ये कहलाया है, तो ये तीन शक्तियों से अलग चौथी शक्ति है ये, है ना। वैसे तो चौथी शक्ति है, पर मीमांसक क्या है ना, मीमांसक वो व्यंजना शक्ति को नहीं मानते, अभिधा लक्षणा को तो मानते हैं, मीमांसक व्यंजना शक्ति को नहीं मानते हैं। तो उनकी दृष्टि में तीसरी शक्ति जो होती है वो तात्पर्यार्थ शक्ति ही होती है। कुमारिल भट्ट के मत में जो है ये अभिहितान्वयवाद होता है। तो ये हुआ अभिहितान्वयवाद जो है वो इसको ये ध्यान रखना है आप लोगों को यहां से कि कुमारिल भट्ट और उनके अनुयायी पार्थ सारथी मिश्र जो हैं ये तो अभिहितान्वयवाद को मानते हैं। अब इसका दूसरा विपरीत अर्थ भी है, दूसरा भी एक इसका पक्ष है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है भारती जी, जो आपने समझा वो तो मैंने उदाहरण दिया, उस उदाहरण में दो अर्थ निकल रहे हैं। किसी भी बात को कहने का जो वाक्य सामान्य रूप से एक अर्थ निकल रहा हो, तो भी राम विद्यालय जाता है, इससे आप लोगों को पता लगा कि राम अपने घर से निकल करके विद्यालय जा रहा है आज ही अभी। ठीक है, ये प्रतीति कैसे हो रही है आप लोगों को, इसका क्रम बता रहे हैं कि पहले तो आप लोग राम सोचोगे, अच्छा राम वो जो श्याम सुंदर जी का लड़का राम है वो, ठीक है। फिर जो है वो विद्यालय सोचोगे, अच्छा विद्यालय जो वहां वो बस स्टैंड के पास है वो जाता है, अच्छा जाने का काम कर रहा है, सुबह सुबह 8 बज गए हैं, ठीक है विद्यालय जाने का टाइम हो गया है। मतलब मैं आप लोगों को जबरदस्ती की व्याख्या करके बता रहा हूं, इतना तो खैर नहीं सोचते हैं, पर सामान्य रूप से ऐसे ही होता है कि पहले आप लोग एक एक पद से पदार्थ निकालते हो, फिर उनका अन्वय करते हो। राम
सुबह उठ करके घर से निकल करके विद्यालय जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, पैदल जा रहा है, वो पॉइंट है ये। चलो ये अभिहितान्वयवाद हो गया। अभिहितान्वयवादी कहते हैं कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के कारण जिनका स्वरूप आगे कहा जाएगा, उन पदार्थों का अन्वय अर्थात परस्पर संबंध होने पर एक तात्पर्य रूप अर्थ प्रकट होता है, जो वाच्यार्थ आदि से विलक्षण आकार का होता है। तो ये तात्पर्यार्थोपि केषुचित होता है। और अन्विताभिधानवाद क्या होता है? अन्वित अभिधानवाद कह रहे हैं कि ना 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 ना, हमने क्या कहा था अभी आप लोगों को, बस इसमें क्रम का अंतर है। क्रम का अंतर क्या है? अभिहितान्वयवाद में तो क्या कह रहे हैं कि पहले अर्थ का अर्थ अभिहित होता है पहले, है ना, किसी भी पद से जो है पहले अलग अलग अर्थ निकलता है। ये तो अभिहितान्वयवाद कह रहे हैं, अभिहित, फिर आप लोग उसका अन्वय करते हैं वाक्यार्थ तात्पर्य अर्थ की दृष्टि से, तात्पर्य की दृष्टि से, तो ये अभिहितान्वयवाद हुआ। लेकिन जो अन्वित अभिधान वाले हैं वो कैसे हैं? वो कह रहे हैं ना ना ऐसे नहीं होता है। कह रहे हैं कि पहले जो पद है ना, इन पदों के, देखो यहां से कह रहे हैं कि पहले पदार्थों का अन्वय होता है। अभिहितान्वयवादी नहीं, अन्विताभिधानवाद। ये आकांक्षा आकांक्षा नहीं पढ़ा रहा मैं आप लोगों को। कोई आकांक्षा तो नहीं है कक्षा में? कोई नाराज हो जाए जी मेरे से, नाम के साथ कैसे कैसे बोल दिया है। अन्वित अभिधानवाद इन्होंने दिया है या नहीं दिया है? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये पेपर का प्रश्न बना है विद्यार्थियों, सीधी पंक्ति बनी है ये वाली। अन्विताभिधानवाद ये पढ़ाना है आप लोगों को। तो कह रहे हैं कि ये गुरु प्रभाकर जो है वो प्रभाकर मत है, इनको गुरु मत भी कहते हैं, है ना। इनका मत है कि पदों से संबंध न रखने वाले पृथक पृथक अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, अपितु परस्पर संबद्ध अर्थात अन्वित अर्थ की प्रतीति होती है। अभिहित अन्वयवाद, अन्वित अभिधानवाद, इनका मत ये है कि ऐसा नहीं होगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा कि आपको रोको की प्रतीति अलग होगी, मत की प्रतीति अलग होगी, जाने दो की प्रतीति अलग होगी, ना ऐसा नहीं होगा। पहले पदों का आपस में अन्वय होकर के एक सामूहिक पदार्थ की अन्वित प्रतीति होती है, सीधा अन्वय होता है। दोनों में अंतर है। वो क्या कह रहे थे? प्रतिपद का अर्थ होकर के पदार्थ जो है पहले अभिहित होता है, पहले एक एक पद का अर्थ निकलता है, फिर उसका अन्वय करते हैं। ये दूसरा कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि ना ना ऐसे नहीं होता, इसका अर्थ इसका अर्थ इसका अर्थ अलग अलग नहीं होता है, मिलके एक साथ अभिहित होता है, फिर उसका अन्वित होता है पहले पदार्थ, फिर उसका आप अभिधान करते पहचानते हैं। इनका मत ये, थोड़ा सा ही बुद्धि लगाने की आवश्यकता, एकदम समझ में आ जाएगा। ये क्या कह रहे हैं देखो कि पहले ना एक दूसरे से जुड़ के हम अर्थ निकालते हैं। मतलब रोकने का अर्थ अलग, मत का अलग नहीं निकालते हम क्या करते हैं? रोको मत जाने दो, पूरा वाक्य सुनते हैं, रोको मत जाने दो, तो आप लोग जो है एकदम समझ जाएंगे कि मत जाने दो का अर्थ है कि निषेध, और रोको का मतलब है रोको में प्रवृत्ति। मतलब एक साथ जोड़ के जो है पदों से जो बात निकलती है, अन्वित करके जो है हम अभी अन्वित करके जो है फिर उनकी पहचान करते हैं कि वाक्य क्या कहा उसने। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, दोनों का अंतर है। दोनों में कह रहे थे कि राम अलग निकालते हैं, विद्यालय का अर्थ अलग निकालते हैं, जाता है का अलग अर्थ निकालते हैं, ये अन्वित ये अभिहितान्वयवाद है। लेकिन ये कह रहे हैं ना ना ऐसा नहीं होता, राम विद्यालय जाता है, एक साथ प्रतीति होती है, अन्वित होकर के फिर उसका अर्थ पहचानते हैं हम लोग। अच्छा, राम वर्तकाल में सुबह सुबह उठ करके विद्यालय जा रहा है, ये अर्थ निकालते हैं। अगर समझ में आया तो बताओ, नहीं आया तो बताओ। हाँ, दिनेश कुमार जो कह रहे हैं वो अभिहितान्वयवाद था, लेकिन अन्वित अभिधानवाद इसका उल्टा है। और ये क्या कहते हैं? वाच्य एवं वाक्यार्थ।
कह रहे हैं कि जो वाच्य होता है वही वाक्य का अर्थ बनता है, ऐसा ये कहते हैं। मतलब ये है कि अभी 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 अन्विताभिधानवाद ये कहते हैं कि तात्पर्यार्थ नाम की कोई वृत्ति की जरूरत नहीं है। जो वाच्य है ना, शब्दों से जो अर्थ राम राम विद्यालय जाता है, इस वाक्य का जो सामान्य अर्थ है वही जो है वो वाक्य का अर्थ होता है। वाच्य ही वाक्य का अर्थ होता है। किसी तात्पर्य मतलब कहने का वक्ता का तरीका जो है वो वक्ता के कोई और नया अर्थ नहीं निकलेगा, जो वाक्य में कहा जा रहा है वही अर्थ है। जैसे आप लोग कहने लगो कि राम विद्यालय जाता है, अब इसका ये मतलब है कि राम अपने घर पे नहीं मिलेगा, तो इसका ये अर्थ नहीं है। इसका यही अर्थ है कि राम विद्यालय जा रहा है, ये मतलब हुआ। वाच्य ही वाक्यार्थ होता है। राम अपने घर पर नहीं मिलेगा ऐसा इसका अर्थ नहीं बनेगा। अभी अन्वित अभिधानवादी जो है ये कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं विद्यार्थियों, आप लोग पढ़ोगे ना, देखो पढ़ के आना आप लोग, जो है इसमें आनंद आ जाएगा। आनंद की प्राप्ति के लिए ही तो सब हो रहा है। ये हमारा जो है कुल मिला करके हो गया है। शब्द शक्ति पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, शब्द शक्ति पढ़ाने का सामर्थ्य बच नहीं रहा अभी। क्या टाइम हुआ है? 52 हो गए। हाँ, कक्षा भी तो 1.5 घंटे की हो गई है। पर मैं चाह रहा था शब्द शक्ति पढ़ा दूं आप लोगों को अभी। चलो कल पढ़ाएंगे, क्योंकि इसको ना बहुत बहुत शक्ति से पढ़ाना पड़ेगा। शब्द शक्ति को पढ़ाने के लिए शक्ति चाहिए। कल विद्यार्थी एक काम सुन लो मेरी बात, इसको पूरा पढ़ के आना। ये पीडीएफ आप लोगों को ज्यों की त्यों आपके क्लास में लगी हुई मिलेगी अभी। और इसमें से ना आप लोगों को यहाँ से अभिधा लक्षणा व्यंजना पढ़ के आना, ठीक से पढ़ के आना, मतलब पहले से लिख के लाना कॉपी पर, ताकि मैं इसको निपटवा दूं आपको। अभिधा लक्षणा व्यंजना जो है ये तीनों पढ़ने के बाद, इसमें से पहले मैं आप लोगों को वो पढ़ाऊंगा। अभिधा लक्षणा व्यंजना के बाद पहले दोष पढ़ाऊंगा। ये पेपर का सीधा प्रश्न बनता है यहाँ से। देखो, मुख्यार्थ हतिर दोषो, ये जो दोष है, दोष के बारे में पढ़ाऊंगा। वाक्यगत दोष कितने हैं ये प्रश्न बनता है। वाक्य के 20 दोष हैं और पद में रहने वाले 16 दोष हैं। इनका सिर्फ नाम याद आप लोगों को करके आना है। भाई जो नाम याद करके नहीं आएगा वो कक्षा में मत आना कल। ये 20, ये वाली कारिका जो है, ये 2 श्लोक क्रम से याद कर लेना, बहुत आसान काम है। सिर्फ नाम याद करने हैं बस। सिर्फ नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, ज्यादा समझाऊंगा भी नहीं, सिर्फ नाम नाम याद कराऊंगा आप लोगों को, ताकि आपको ये याद रहे। उदाहरण समझाने का तो फिर तो दुनिया भर का काम हो जाएगा ये। तो आप लोगों को पद दोष और वाक्य दोष को लेकर के जो यहाँ चर्चा आई हुई है, ये विषय पढ़ के आना है, और भी पढ़ के आना है। सारा तुम ही पढ़ के आना, क्योंकि पेपर तुम्हें देना है। ठीक है, मैं यहाँ कल तुमसे एक एक करके सुनूंगा। रस दोष क्या है, रस दोषों को पढ़ के आना। ये 13 दोष है, पेपर का प्रश्न बन चुका है यथावत। चलो, ये पीडीएफ बहुत आसान है और बहुत सरलता में लिखा गया है। इस पीडीएफ का कुल मिलाकर के पूरा स्क्रॉल करके निपटा के आना इस पीडीएफ को। जितना आप लोग पढ़ के आओगे उतना मैं पढ़ा दूंगा आपको। फिर वो खेलेंगे, साहित्य दर्पण खेलेंगे, फिर अलंकार खेलेंगे, ठीक है। चलिए विद्यार्थी, पिछली बैच में मैंने एक एक महीना लगाया इसको पढ़ाने में, तब समय की बात है। तो भाई देखो, ट्रैक सही है हमारा। पेपर में जो है वो हम कर लेंगे, अभी बैठ करके पेपर के प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। बस होमवर्क 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 खेलते रहना, आनंद आ जाएगा। चलो नमस्ते। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। इतना काम कम है, काम नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको? 1 घंटा बैठना, एक कॉपी पर सिर्फ ये 2 श्लोक लिखने पड़ेंगे, 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, पन्ने पलटने पड़ेंगे, ठीक है ना। जितना जितना ज्यादा पन्ने पलट लोगे उतना काम आएगा। ये तो कहना ही नहीं कभी। पता है क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया, गुरुजी ने मुझे कहा, सुन भाई, एक वाक्य बोलूंगा एक बार,
समझ में आया तो ठीक है, दोबारा नहीं बोलूंगा। कहने का भाव क्या था उनका? ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कभी वाक्य दोबारा नहीं बोले। 50 बार भी बोली होगी जो बात नहीं पल्ले पड़ी होगी तो। लेकिन कहने का तात्पर्य था कि बहुत ध्यान से सुनना। तात्पर्य यही है, आप लोग इसको पढ़ के आना। ठीक है। चलिए, आनंद की प्रतीति काव्य प्रकाश की पहली कक्षा हमारी जो है उसका शिलान्यास हो गया है। नमस्ते। रात्रि वाली कक्षा जरूर लेना, 9 बजे वाली।